नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। वित्त मंत्री ने लोकसभा में श्वेत पत्र पेश किया। इसमें कोयला 2G कॉमनवेल्थ घोटाले का जिक्र। लिखा, यूपीए सरकार आर्थिक मैनेजमेंट में फेल रही। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को लोकसभा में श्वेत पत्र पेश किया। इस पर कल यानी कि शुक्रवार को चर्चा होगी। 59 पेज के श्वेत पत्र में 2014 से पहले और 2014 के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था की जानकारी दी गई। इसमें बताया गया है कि किस तरह यूपीए सरकार के 10 सालों में इकोनॉमी मिसमैनेजमेंट का नुकसान भारत को झेलना पड़ा। श्वेत पत्र में लिखा है कि 2014 में कोयला घोटाले ने देश की अंतरात्मा को झकझोर कर दिया। 2014 से पहले कोयला ब्लॉकों का आवंटन पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किए बिना मनमाने आधार पर किया गया था। कोयला क्षेत्र को कंपटीशन और ट्रांसपेरेंसी से बाहर रखा गया था। एजेंसियों ने जांच की और 2014 में सुप्रीम कोर्ट के 1993 के आवंटन 204 कोयला खदानों ब्लॉकों का आवंटन रद्द कर दिया। यूपीए सरकार में 122 दूरसंचार लाइसेंसों से जुड़ा 2G स्पेक्ट्रम घोटाला भी हुआ। इसमें केक के अनुमान के अनुसार सरकारी खजाने को 1.76 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कोयला घोटाले में सरकारी खजाने को 1.86 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले ने राजनीतिक अनिश्चितता के माहौल का संकेत दिया। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने तोड़ा गठबंधन, अकेले लड़ने का कर दिया ऐलान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस को एक और बड़ा झटका देते हुए पंजाब में आम आदमी पार्टी ने गठबंधन तोड़कर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इस ऐलान से पहले आम आदमी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव में असम की 3 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम की गुरुवार को घोषणा की थी। उसने उम्मीद जताई कि विपक्षी दलों का गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस यानी कि इंडिया इन्हें 3 सीटों से चुनाव लड़ने की अनुमति देगा। आपके राज्यसभा सदस्य संदीप पाठक ने संवाददाता सम्मेलन में 3 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की थी। उन्होंने बताया कि डिब्रूगढ़ से मनोज धनोहर, गुवाहाटी से बाहवेन चौधरी और सोनितपुर से ऋषि राज को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी बोले, नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए। कहा, वे गुजरात की तेली जाति में जन्मे, भाजपा ने इसे 2000 में ओबीसी दर्जा दिया। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुरुवार को ओडिशा से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंची। यहां राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं कि ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत है। मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोगों को भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। राहुल गांधी बोले, नरेंद्र मोदी जी तेली कास्ट में गुजरात में पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने साल 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, प्रधानमंत्री जनरल कास्ट में पैदा हुए थे। वे पूरी दुनिया में झूठ बोल रहे हैं कि वे ओबीसी पैदा हुए। ये पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं करेंगे। जाति जनगणना कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करेगा। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री की सैलरी 1,60,000 रुपए महीना है। सुबह उनको देखो, एक सूट पहनेंगे 2 से 3 लाख का, फिर शाम को दूसरा शूट और शॉल पहनेंगे 4-5 लाख का। लंच में देखो, नया सूट पहनेंगे, जूता पहनेंगे 3-4 लाख के, मतलब 7-8 लाख रुपया दिन के। ऐसे में 1,60,000 रुपया महीना आ रहा है और खर्च कर रहे हैं 2 से 3 करोड़ रुपए। ये कहां से आ रहा है? इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। शरद पवार गुट के नए चुनाव चिन्ह पर वीएचपी की आपत्ति। कहा, वट वृक्ष हमारा सिंबल है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में शरद पवार गुट को अब नया नाम और चुनाव चिन्ह मिल गया है। चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट की पार्टी के नए नाम एनसीपी शरद चंद्र पवार को मंजूरी दे दी। शरद गुट का चुनाव चिन्ह पेड़ है, जिसे लेकर अब विश्व हिंदू परिषद ने आपत्ति जताई है। विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी ने शरद गुट की नई पार्टी के चुनाव चिन्ह पेड़ पर आपत्ति जताई। वीएचपी का कहना है कि वट वृक्ष उनके संगठन का रजिस्टर्ड सिंबल है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट को नई पार्टी का नाम और निशान तय करने के लिए विकल्प सुझाने हेतु बुधवार शाम तक की समय सीमा दी थी, जिसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी के नए नाम पेश किए थे, जिनमें से एक को बाद में चुनाव आयोग ने मंजूरी भी दे दी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। किसानों का धरना हुआ खत्म, 6 घंटे बाद खुला दिल्ली नोएडा रूट। महाजाम से दिन भर परेशान रहे लोग। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किसानों का नोएडा एक्सप्रेसवे पर धरना खत्म हो गया। इससे करीब 6 घंटे से लगा जाम भी खुल गया। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन के कारण महाजाम की स्थिति बन गई थी। दिल्ली नोएडा में लोग दिन भर जाम से परेशान रहे। जानकारी के मुताबिक किसान रात 8 बजे नोएडा कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के साथ मीटिंग करेंगे। नोएडा कमिश्नर के आश्वासन पर किसानों ने एक्सप्रेसवे छोड़ दिया है। नोएडा कमिश्नर की निगरानी में एक कमेटी बनाई जाएगी। एक सप्ताह में किसानों
की प्राधिकरण के अफसरों से बातचीत कराई जाएगी। इस बातचीत में शासन स्तर से मंत्री भी शामिल होंगे। नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों पर किसानों का धरना जारी रहेगा। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, हल्द्वानी में अवैध मदरसे पर चला बुलडोजर, विरोध में पत्थरबाजी के बाद उपद्रवियों ने थाने को घेर कर कई वाहन फूके। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड में धामी सरकार का बुलडोजर लगातार अतिक्रमण के खिलाफ चल रहा है। इसी कड़ी में हल्द्वानी के थाना बनभूलपुरा क्षेत्र में आज बुलडोजर गर्जा। नगर निगम और पुलिस की टीम की मौजूदगी में ये एक्शन मलिक के बगीचे में अवैध मदरसे और नमाज स्थल पर हुआ। इस दौरान अराजक तत्वों ने पुलिस प्रशासन और पत्रकारों पर जमकर पथराव किया। इसमें एसडीएम सहित कई पुलिसकर्मी और पत्रकार घायल भी हुए। वहीं दोस्तों सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी के हालात पर चर्चा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। उपद्रवियों ने बनभूलपुरा थाने को चारों ओर से घेरकर भारी पथराव किया। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, ट्रांसफार्मर में भी आग लगा दी। इससे इलाके में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ ही पत्रकार भी फंसे हुए हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर, भारत म्यांमार के बीच बॉर्डर सील किया गया, लोगों की आवाजाही हुई बंद, घुसपैठ रोकने के लिए गृह मंत्री शाह का फैसला। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि मंत्रालय ने भारत म्यांमार के बीच फ्री मूवमेंट रेजिम को खत्म करने का फैसला किया है। इससे दोनों देशों के बीच बॉर्डर के पास रहने वाले लोगों का फ्री मूवमेंट बंद हो गया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि भारत की आंतरिक सुरक्षा और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की डेमोग्राफी को बरकरार रखने के लिए यह फैसला किया गया है। इससे पहले अमित शाह ने असम में 20 जनवरी को ऐलान किया था कि भारत म्यांमार के बीच बॉर्डर की फेंसिंग की जाएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर, राजस्थान समेत 4 राज्यों में कड़ाके की ठंड, हरियाणा के करनाल में तापमान 4 डिग्री, एमपी यूपी में 3 दिन सर्दी, फिर बारिश के आसार। जी हां दोस्तों, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के गुजरने के बाद हवाओं का रुख उत्तर की ओर हो गया है। इससे देश के उत्तरी और मध्य राज्यों में ठिठुरन बढ़ गई है। राजस्थान समेत हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। हरियाणा के करनाल में तापमान 4 डिग्री पहुंच गया। उधर दोस्तों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में 3 दिन तक सर्दी का दौर जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया। यहां 11 फरवरी से बारिश की भी संभावना बनेगी। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार में 5 दिन बाद बारिश हो सकती है। दिल्ली समेत उत्तरी राज्यों में हल्का कोहरा देखने को मिला। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी कोहरे के कारण विजिबिलिटी प्रभावित हुई है। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सुबह 200 मीटर से ज्यादा दूर देखना मुश्किल हो रहा था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पटना लौटे सीएम नीतीश, फ्लोर टेस्ट पर बोले चिंता मत करिए, सरकार में सब कुछ ठीक। दिल्ली में पीएम मोदी अमित शाह और अपने सांसदों से भी मिले। जी हां दोस्तों, सीएम नीतीश कुमार दिल्ली से पटना लौट आए हैं। पटना लौटने पर नीतीश ने कहा कि सरकार में सब कुछ ठीक है। फ्लोर टेस्ट पर कहा कि चिंता मत करिए। दिल्ली में 2 दिन में उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। लालकृष्ण आडवाणी से मिलकर उन्हें भारत रत्न मिलने की बधाई भी उन्होंने दी। गुरुवार को दिल्ली में अपने सांसदों से पार्टी कार्यालय में मीटिंग भी उन्होंने की। उधर दोस्तों दिल्ली में राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर ने कहा कि हम लोग सीएम नीतीश कुमार से मिलने आए थे, मिल लिए। उन्होंने कहा कि मीटिंग में सीट शेयरिंग पर कोई चर्चा नहीं हुई। इसके बाद दोस्तों अगली खबर, वकील बोले बंगाल की जेलों में प्रेग्नेंट हो रही है महिला कैदी, हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपी, सलाह दी महिला बैरक में पुरुष कर्मचारी न जाएं। जी हां दोस्तों, कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की जेलों में महिला कैदियों की दुर्दशा पर गंभीर चिंता जताई है। दरअसल जेलों में बढ़ती भीड़ पर 2018 में कोर्ट ने खुद एक्शन लेते हुए एक न्याय मित्र यानी कि एमिकस क्यूरी एडवोकेट तपस कुमार भांजा को जिम्मेदारी सौंपी थी कि वे मामले की जांच करें। एमिकस क्यूरी ने गुरुवार को हाईकोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल की जेलों में बंद महिला कैदी गर्भवती हो रही है। वहीं अलग अलग जेलों में 196 बच्चे भी पल रहे हैं। उन्होंने सलाह दी कि महिला बैरक में पुलिस कर्मचारी के जाने पर रोक लगे।